हेलो एवरीवन, क्रैक टेट पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे कि ईवीएस का कंप्लीट जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वीडियोस लाऊंगा, तो उसी के अनुरूप मैंने विभिन्न स्रोतों के माध्यम से मटेरियल्स को एक किया है, चाहे वो बैजूस के हों, लेट्स लर्न के हों या जो भी अनदर साइट्स है जहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें डाली गई हैं जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। और वहाँ पे अगर नहीं भी डाली गई है फिर भी वो एग्ज़ाम में आते हैं प्रश्न, तो उन सबको मैंने कलेक्ट किया है और एक डाटा फॉर्म के रूप में ईवीएस का कंप्लीट लेक्चर कराने का मैंने प्रयास किया है। और उम्मीद करता हूँ कि ये आपके ईवीएस के लगभग जितने प्रश्न हैं 30 में 30 प्रश्न की मैंने कोशिश की है कि इसी सीरीज़ से जो 3 वीडियोस में आएंगे, पहले 2 वीडियोस में टोटल जितने भी फैक्ट्स हैं जो ईवीएस से संबंधित है वो रहेंगे, और तीसरे वीडियोस में पूरे पेडागोगी का सेक्शंस रहेगा जहाँ से जो भी सिद्धांत है, जो भी प्रभाव पड़ता है, वो सारी चीज़ें हम लोग तीसरी वीडियोस में देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम लोग शुरू करते हैं। ये पहला लेक्चर है ईवीएस का। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि फूल के बारे में जो संबंधित तथ्य हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला है कि फूले हुए फूल के एग्जाम्पल है गुलमोहर या पलाश। ये दो जो फूल हैं ये फूले हुए फूल में आते हैं, ठीक है। दूसरा है जो पानी के पौधे पर उगते हैं, तो आपको पता है पानी के पौधे पर कमल और कुमुदिनी, ये दो फूल जो हैं वो पानी के पौधे पर उगते हैं। तीसरा है जो संकेत पर संकेत करता है, तो गुलाब और बेला के फूल संकेत पर संकेत करता है। चौथा है जो फूल पर संकेतक है यानी संकेत देता है, इन डायरेक्शंस देता है, तो वो है चंपा और शामनी। पांचवा है जो फूल साल भर हिलते हैं, हिलते का मतलब है कि यहाँ पे जो साल भर फूल उगते हैं और वो हमेशा रहते हैं, तो वो है गुलाब और उड़हुल। उड़हुल के फूल हमेशा हिलते हैं, ठीक है। अगला है जो किसी भी प्रकार के हो, वो है बला और डेल्टिया, जो अक्टूबर से फरवरी के मध्य में स्पेशली तौर पर वो उगते हैं विंटर सीजन में, ठीक है। अगला है वह फूल जिनके आंखें बंद रहती है, वो है गुलाब और बेला के फूल। और वो फूल जो काम से काम करता है उसे गुलाब और उड़हुल, ठीक है। गुलाब का फूल जो है ये औषधि के रूप में भी प्रयोग होता है, तो एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि औषधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन से फूल पाए जाते हैं, तो वो गुलाब के फूल हैं। जैसे वो स्किन के जो भी संबंधित जो होते हैं, जैसे स्किन को साफ रखना, स्किन की चमकदार, ये बहुत अन्य जो चीज़ें हैं उसमें गुलाब को औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है एनसीईआरटीज़ में वो है वाहिदा प्रिज्म खान, तो या इन्हें परादा खान भी कहते हैं। टाइपिंग थोड़ा इधर उधर है बट आप सुनते चलिए। भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर थी, ठीक है। एक बार ये सक्रिय थी लेकिन कुछ घटनाओं के कारण ये असक्रिय हो गई थी, लेकिन बाद में इन्होंने फिर सक्रिय रूप से नौसेना में डॉक्टर के पद पे वहाँ पे सेवाएं दी थी, ठीक है। इनका जो गांव है वो नामनाथ मंडी है, जो कि राजौरी के डेटाबेस के समीप में स्थित है। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है डाक कोड या डाक पोस्टल कोड। डाक पोस्टल कोड जो होता है उसे पिन कोड भी कहा जाता है, और इसका जो शुरुआत किया गया है वो 15 अगस्त 1972 को पोस्टल कोड को फॉर्म में लाया गया था। जीप का फुल फॉर्म होता है जोन इम्प्रूवमेंट प्लान। पिन का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। पिन कोड में आपको पता है टोटल 6 नंबर होते हैं और एक यूनिट नंबर होते हैं, सॉरी 6 नंबर का एक यूनिक नंबर होता है, यूनिट यहाँ पे गलत लिखा हुआ। अगला इम्पोर्टेंट है कबड्डी। कबड्डी में आपको पता है कि 15 खिलाड़ी होते हैं जिसके बीच में 5 का इंटरवल यानी 5 मध्यावकाश में आते हैं,
कबड्डी खेल का जो परिसर होता है वो 11 मीटर और 8 मीटर का आयताकार होता है। देखो इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि मोबाइल में करने में टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो मैं जो बोलता हूँ वो आप अपने नोट में नोट कर लेंगे। कबड्डी कब कब खेल में रहता है, कौन कौन सी इसमें क्रियाएं होती है, तो बाउंड्री लाइंस पे रहते हैं, इसमें सिंगल भी खेल सकते हो। मध्य रेखा, मौसम लाइन जिस पे बोनस पॉइंट मिलते हैं, बॉल लाइंस, ठीक है। ये सभी जो है ये कबड्डी खेल से संबंधित पूछ सकता है कि आप बताइए बोनस अंक कबड्डी में कब मिलते हैं, तो वो मौसम लाइन पे मिलते हैं, ठीक है। अमरूद, अमरूद एक सूक्ष्म और खुरदरा फल होता है। अमरूद के लक्षण, अमरूद विटामिन सी में काम आता है, अमरूद का जो फल है। एनसीएफ 2005 में समूह 3 से 5 तक के वातावरण को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्राइमरी में परिवार और मित्र आते हैं। सॉरी, परिवार जो है वो प्राइमरी सेक्टर है, हमने पढ़ा था, और बाकी जो भी चीज़ें वो सेकेंडरी है। तो इसके अंतर्गत 5 चीज़ें हैं, परिवार और मित्र, भोजन, जल, आवास और यात्रा। और एक और है, सॉरी, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, 6 चीज़ें इसमें याद रखनी कि एनसीएफ 2005 में कौन कौन सी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में रिकमेंडेशन है। तो परिवार एवं मित्र, भोजन, जल, आवास, यात्रा और चीज़ें जो हम बनाते हैं। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है हाथी। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इसे ठंडक मिलती है और गर्मी से राहत मिलती है। अब वो कीचड़ में खेलता है और ठंडे पानी में जब नहाता है तो। आपको पता है हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, जो वो गर्मी के समय में हिलाता है, जिससे उसके शरीर को हवा मिलती है। 3 महीने का हाथी होता है, उसका लगभग 200 किलोग्राम वजन होता है। एक जो बड़ा हाथी है वो एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खाता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटा सोता है। इसके एक झुंड में लगभग 10 से 12 हथनी और बच्चे रहते हैं। झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी है वो इसका नेतृत्व करती है। आपको पता है जब हाथी का उम्र 14 से 15 वर्ष हो जाता है तो ये झुंड से अलग होकर एकात्म में रहना पसंद करता है। तो जो 5-6 पॉइंट से आप इसे याद रखेंगे, एग्ज़ाम हॉल में डायरेक्टली आएंगे। अगला पक्षियों से संबंधित जो इम्पोर्टेंट जो पक्षी हैं जिसके क्वेश्चंस आते हैं, जैसे शकरा खोरा सनबर्ड जो है, ये जो है झाड़ियों की डाली पे अपना घोंसला बनाता है। ये जो घोंसला बनाता है वो बालों से, मकड़ी के जालों से, पतली टहनियाँ से, घास, सूखे पत्ते आदि के माध्यम से ये अपना घोंसला बनाता है। दर्जनी चिड़िया यानी टेलर बर्ड आप देखते होंगे, उसके नुकीली चोंच होते हैं, तो ये नुकीलों चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनसे एक थैली बनाती है, जिससे पत्ता घोंसले की तरह बंद हो जाता है और उसी में ये अंडे देती है। तीसरा इम्पोर्टेंट पक्षी है चील, बाज और गिद्ध। ये तीनों एक ही प्रकार के हैं, काइट्स, ईगल्स एंड वल्चर्स। ये जो है चील, बाज जो है वो गीत जो हमसे 4 गुना अधिक दूर तक ये देख सकता है, ठीक है। गिद्ध है, ये गिद्ध गलत टाइपिंग हो गया, ये एक समान मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक ये देख सकता है। चील की पूंछें खांचे वाली होती है, जिसमें बहुत से खांचे होते हैं, जिसके माध्यम से वो आसानी से शिकार करता है, जैसे मछली वगैरह इसके पसंदीदा भोजन है। जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज़ किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से दिख जाती है। अगर वो आसमान में उड़ रहा है तो उसे 2 किलोमीटर दूर से दिख जाती है कि क्या है नीचे में। गिद्ध मरे हुए जानवर को खाकर जगह को साफ करता है और आकाश में ऊंचाई पर काफ़ी समय तक उड़ता है। अगला जो इम्पोर्टेंट पक्षी है नर वीवर पक्षी, मेल वीवर बर्ड। ये अपने घोंसले बनाते हैं और मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है। तो आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि मेल वीवर बर्ड में कौन वीवर घोंसले की रख रखाव करती है, तो आप याद रखेंगे मादा वीवर, ठीक है।
अगला है फाख्ता डॉव। डॉव कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। अगला है उल्लू। उल्लू गर्दन पीछे तक घुमा सकता है 360 डिग्रीज तक, तो ये एग्जाम में आए भी है और आने की संभावना भी है। मैना एक झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कर सकती है। मैना गुलाबी रंग के बच्चे देती है। अगला इम्पोर्टेंट है पक्षी कलचिरी, इंडियन रोबिन जिसे कहते हैं। ये पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाती है। इनकी चोंच अंदर से लाल रंग की होती है। अगला है कौवा। ये भी लोहे की तार और लकड़ियों की टहनियों से अपना घोंसला बनाती है या अपना घोंसला ऊंची डाल पर बनाती है। एग्जाम में पूछता है कि कौन सा पक्षी ऊंची डाल पे घोंसला बनाता है, तो याद रखेंगे कौवा। कोई कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वो कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। तो आप याद रखेंगे कि जो कोयल है वो अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है। अगला इम्पोर्टेंट इसमें जो पक्षी है वो है गोरैया। गोरैया अलमारी के ऊपर या फिर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। यानी अब मान लीजिए घर के आसपास जहाँ पे घर हैं, जहाँ पे यानी जो भी घर वगैरह है उसके आसपास के क्षेत्रों में ज़्यादातर गोरैया घर बनाते हैं। अगला इम्पोर्टेंट है कबूतर। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाती है। देखो ये सब जो पढ़ाने का मकसद यही है कि अगर वो आपसे एग्ज़ाम में पूछें कि कौन पक्षी कहाँ घोंसला बनाती है, किस प्रकार के उसके चोंच होते हैं, कैसे वो देखता है, तो आपको ये सब फैक्ट याद रहने चाहिए। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाया होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा ऑलरेडी कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए सांप के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आपको पता है कि सांप 4 तरीके के जहरीले पाए जाते हैं, जिसमें पहला है दुबोइया, नाग, करैत और अफाई। ये 4 प्रकार के सांप हैं। डायरेक्टली पूछेंगे कि सांप कितने प्रकार के हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से 4 जहरीले सांप हैं। तब चारों सांप का नाम याद रखेंगे। इसका जो इम्पोर्टेंट है, मैं इसलिए इतने डिटेल्स में इसको लिखा हूँ कि आपको समझ में आए, आपको एक कहानी के तौर पे दिमाग में रहे। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी इसको टाइपिंग कर लेता, लेकिन वैसा मैंने नहीं करके थोड़ा डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन, मैंने पहले ही बताया कि मेरा मकसद है कि कॉन्सेप्ट के आधार पे ही सारी चीज़ों को समझा जाए। तो यदि किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो उस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवा दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि सांप की जहर का काट सांप का जहर ही है, जिसका नाम सीरम है। ठीक है, सीरम। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वो चबा कर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। ठीक है, निगल जाता यानी घोंट जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वो सिर्फ जमीन की कंपन से ही सुनता है। अगर आप उसके सामने दौड़ेंगे या कोई हरकत करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे, तो उसके माध्यम से वो आपके एक्टिविटीज को समझेगा। ठीक है। सपेरे को कालबेलिया कहते हैं। यानी आपसे पूछेगा कि सपेरों को क्या कहते हैं, तो उसे कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती है। जैसे आप याद कीजिए, नागिन मूवी देखे होंगे तो श्रीदेवी जो है वो उसमें नागिन बनी थी, तो उसी प्रकार की मुद्रा में वो क्रियाएं कर रही थी। कालबेलिया जाति के रोशन नाथ जी अपने जाति में बहुत मशहूर थे। वो बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांप पकड़ लेते थे। तो ये आप याद रखेंगे कि रोशन नाथ जी किस जाति में मशहूर थे और किस लिए मशहूर थे। तो वो सांप पकड़ने में मशहूर थे और वो काबिलियाई जाति के ही थे। ठीक है। बीन, तुम्बा, खंजरी, ढोल ये सभी सूखी लौकी से बनाए जाते हैं।
केवल ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। तो आपसे पूछेगा कि जो बीन है, तुम्बा है, खंजरी है, ढोल है, ये किस प्रकार की लकड़ी से बनाए जाते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं? तो ये सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ठीक है। पढ़ा पकड़ने के कई प्रकार होते हैं। सांप पकड़ने के कई प्रकार होते हैं, जैसे भुनकर, सॉरी सॉरी ओ पकाने के कई प्रकार होते हैं, यानी खाना पकाने के कई प्रकार होते हैं। जैसे भूनकर, आप किसी खाना को भूनकर, उबाल कर किसी खाना को बना सकते हैं, तल कर या सेक कर। तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए खाना पकाने में कई विधियाँ होती हैं, तो कौन कौन से पूछेगा, उसमें 3 गलत दे देगा, 1 सही दे देगा। तो आप याद रखेंगे हम 4 प्रकार से खाना बनाते हैं, भून कर, उबाल कर, तल कर और सेक कर। ठीक है, ये 4 प्रकार हैं। अब हम लोग जानते हैं ऊंधियो। ऊंधियो क्या है? सर्दियों में खेत में ही ताजी सब्जियों को मसाले के साथ एक मटके में भरकर उसे सील बंद कर देते हैं। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी जो पकाया जाता है, इस पकी सब्जी को ऊंधियो कहते हैं। गुजराती भाषा में ऊंधियो का मतलब है उल्टा। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, लिंग हू फेन। यह सांप के मांस से बनाया जाने वाला एक पकवान है जिसे हांगकांग में खाया जाता है। तो ये डायरेक्टली पूछेंगे कि लिंग हू फेन किस से बनाया जाता है और कहाँ पे ये प्रसिद्ध है? तो हांगकांग में प्रसिद्ध है और ये सांप के मांस से बनाया जाता है। ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि जो है, इसका सिद्धांत लुइस ब्रेल ने दिया था, जो फ्रांस के रहने वाले थे। इसकी जो यह ब्रेल लिपि भी कहलाती है, जो 6 बिंदुओं पर आधारित है। अब बात करते हैं हम लोग परिवार की। देखो, न्यूक्लियर फैमिली जो होता है उसमें एकल परिवार में माँ बाप और बच्चे होते हैं। यानी एकल परिवार जो होता है जिसमें सिर्फ एक ही वंश के, यानी उसमें एक, आप मान लो माँ, एक उसमें पेरेंट्स को रख लो, माँ बाप और उसके बच्चे, ये एकल परिवार के अंतर्गत आते हैं। और ज्वाइंट फैमिली में होता है कि दादा दादी, चाचा चाची, माँ बाप, नाना नानी, तो ये सब जो एक साथ अगर रहते हैं तो उसे ज्वाइंट फैमिली की संज्ञा दी जाती है। और न्यूक्लियर या एकल फैमिली की संज्ञा माँ बाप और उसके बच्चे, इतने कि जो परिवार है उसको एकल फैमिली की संज्ञा दी जाती है। केंचुए के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट है, केंचुआ जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देती है और ये जमीन के लिए काफ़ी उपजाऊ होता है। केंचुआ मृत पत्ती और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। किसान, केंचुओं को किसान का मित्र भी कहा जाता है। चींटियाँ। चींटियाँ मिलजुल कर रहती है और काम बटा हुआ रहता है। रानी चींटी अंडे देती है और सिपाही चींटी बील पर ध्यान रखती है। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। इस प्रकार सभी चींटियाँ अपना अपना काम करती हैं। तो इसका भावार्थ है कि चींटियाँ जो है वो एक साथ सारी चीज़ों को करती हैं। इसमें जो रानी चींटी जो है वो अंडे देती है और बाकी जो अन्य चींटियाँ हैं वो बिल के आसपास बिल का ध्यान रखती है और जो अंडे से जो चींटी उत्पन्न होने वाला है उसका ख्याल रखती है। इसके अलावा जो समूह में रहते हैं वो है दीमक और ततैया। दीमक और ततैया भी दो जो चीज़ है चींटी के अलावा। तो आप याद रखेंगे कि समूह में कौन कौन से रहते हैं। तो पहला चींटी, दूसरा दीमक और तीसरा ततैया। रेल टिकट में लिखी जानकारी आप जानते हैं, उसमें नंबर होता है, नाम होता है, तारीख। तो ये आपको पता है, बट फिर भी मैंने इसको दिखा दिया है कि आपको याद रहे। पिया नंबर होते हैं, श्रेणी नंबर होते हैं, यानी कितने नंबर में आपके हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि वो पूछते हैं। आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटीज़ में ये सब डिटेल्स दिए हुए हैं। तो आपको अगर एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ते हो तो आपको इस वीडियोस के माध्यम से सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। अगला है मच्छर। मच्छर जो है
ये शरीर के गंध और ख़ासकर जो पैर की तलवे होते हैं उसकी जो गर्मी होती है उससे हमारे शरीर को ये ढूंढ लेते हैं। यानी ये जो आप मान लो कि जो वह हमारे शरीर से जो पसीने निकलते हैं तो उसके माध्यम से मच्छर हमारे आसपास रहते हैं। तो जिसके पसीने में गंध होंगे ज़्यादा उसके तरफ मच्छर ज़्यादा आकर्षित होंगे। ठीक है। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। रुके हुए पानी या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में मिट्टी का तेल या दूसरा कोई तेल डालना उचित रहता है, जिससे मच्छर के जो बीमारी है मलेरिया वगैरह फलेरिया डेंगू ये सब जो बीमारी है इससे बचा जा सकता है। मच्छरों से बचने के उपाय क्या क्या है? पहला तो है कि आप डीडीटी का छिड़काव कराइए, जिससे उसके आसपास में पानी जमा नहीं होंगे। पानी के बर्तन टंकी कूलर साफ रखें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। मक्खी से डायरिया और हैजा टाइफाइड जैसी बीमारियां होती है। मक्खियाँ गंदे नाले और करों पर बैठती है और अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु लगाकर बिना ढके खाने पर बैठ जाती है। उस खाने को खाकर हम भी बीमार पड़ जाते हैं। अगला इम्पोर्टेंट है रेशम का कीड़ा। तो रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसके गंध से कई किलोमीटर की दूरी से पहचान लेती है। तो पूछेगा प्रश्न में कि कौन कीड़ा है जो अपने मादा की पहचान कई किलोमीटर दूरी से गंध के माध्यम से कर लेती है? तो वो है रेशम का कीड़ा। चूहा की देखने की क्षमता कम होती है। इनके सुनने और स्वाद लेने की क्षमता अधिक होती है। इग्लू बर्फ के घर टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। यह घर एस्किमो प्रजाति द्वारा बनाया जाता है और इसी में इग्लू रहते हैं। और इम्पोर्टेंट आवास वगैरह के माध्यम से मैंने सारी चीज़ों को एक ही साथ संग्रहित कर दिया है कि आपको अलग अलग फैक्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। असम में घर जो है ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊपर होते हैं और ऊंचाई में बनाने की वजह भारी बारिश और आपदा। आपको पता है कि असम में लगभग हर वर्ष बाढ़ आते हैं। यह घर बांस से बनाए जाते हैं और अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग होता है। असम में बांस तथा रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। असम में बांस के घरों को टिम्बर कहा जाता है। असम में बांस को गरीबों का टिम्बर कहा जाता है। यानी जो वो वहाँ बांस है तो क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे घर वगैरह बांस से बनते हैं, तो इससे वहाँ के जो छोटे तबके के लोग हैं उनका बांस का बिक्री ज़्यादा होता है, तो इसलिए बांस के गरीबों को टिम्बर कहा जाता है। केरल में टैपिको ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। इस बार भी लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम में पूछा था कि टैपिको कहाँ उगाया जाता है, तो केरला में। यह एक प्रकार का फल है जिसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं और इसका रंग होता है शकरकंदी जैसा। बल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है जो केरल में पाया जाता है। केरल की बोलने वाली भाषा कौन है? मलयालम भाषा। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा और नानी को अम्मा मुम्मा कहते हैं। चाचा को चिटप्पन और चाची को कुजम्बा कहते हैं और पिताजी को अप्पा कहते हैं। केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। यहाँ की कथकली नृत्य जो है वो केरल की है। केरल में केले के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। केरल के निकटवर्ती राज्य यानी जो उनके आसपास राज्य है वो कर्नाटक और तमिलनाडु है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। गुजरात से केरल तक की यात्रा के बीच में 2 राज्य पड़ते हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक। केरल कोझिकोड का दूसरा सबसे बड़ा जिला है
और मल्लापुरम जिला केरल में ही है। तो आप याद रखेंगे कि मल्लपुरम जो जिला है वो केरल में है, और कोझिकोड जो केरल का दूसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। घर की दीवारें बहुत मोटी, इन्हें लीप पोतकर सुंदर बनाया जाता है और उनकी छत कटीली झाड़ियों से बनी होती है। राजस्थान में टैंक को टंका भी कहते हैं और इनका प्रयोग बरसात के मौसम में छत की जो पानी होती है उसे ढाल बनाकर उसी में रखा जाता है, और बाद में इसे छान कर जब बरसात ख़त्म हो जाती है तो उसका प्रयोग छान कर इसका उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। राजस्थान आपको पता है कि शुष्क प्रदेश राज्य है, तो वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। वहाँ की ज़मीनें बहुत ही सूखी टाइप की होती है, तो वहाँ पे होता क्या है, नुकीली टाइप की पेड़ पौधे मिलते हैं। आप शुष्क प्रदेश जहाँ भी आप देखें तो वहाँ पे लंबी लंबी कंटीले टाइप के पेड़ पौधे मिलेंगे। तो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछता है कि लंबी और कंटीले पेड़ किस प्रदेश में मिलेंगे, तो शुष्क जो भी प्रदेश वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे मिलेंगे। राजस्थान के जोधपुर में और खेजड़ी में पेड़ों को काटने के बचाने के लिए राजस्थान के जो जोधपुर जिला है उसके एक स्थान है खेजड़ी। वहाँ पे 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे और उसे चिपको आंदोलन कहा गया था। और उसके बाद से वहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं, जो पेड़ और जानवरों की रक्षा करते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है श्रीनगर। श्रीनगर में घर पहाड़ों में, पानी में, कुछ पर्वतों के बीच में होते हैं, जहाँ पे लकड़ी के सुंदर डिजाइन बने होते हैं। हाउस बोट यहाँ 80 फीट लंबी होती है और 8 से 9 फीट चौड़ी होती है। डोंगा नाव झेलम नदी के डल झील में मिलती है। कश्मीर के जो गांव में घर पत्थर से बने होते हैं और ढलान वाली छतें होते हैं। विशेष प्रकार की खिड़कियां जिसे टैप कहते हैं, ये सुंदर डिजाइन से बना होता है। शिकारा नाव पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो यहीं जम्मू कश्मीर में मिलते हैं। कश्मीर में ही सरसों के तेल में मछलियों को पकाकर खाया जाता है। और गोवा में आपको पता है कि नारियल के तेल में मछलियों को बनाकर खाया जाता है। कहवा चाय जो कश्मीर में मिलती है, एक खास किस्म की चाय है जो जड़ी बूटियों के माध्यम से बनाया जाता है। उर्दू डोंगरी कश्मीर की भाषा है। मनाली मनाली का घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं, जिनकी छतरी डालू होती है। मिर्त सागर मिर्त सागर जो होता है उसमें नमकीन पानी मिलती है, ठीक है। इसमें पानी जो होता है वो नमकीन होता है और 1 लीटर पानी में 300 ग्राम तक लगभग नमक मिलते हैं, ठीक है। मिर्च सागर आपको ज़्यादातर इजराइल और फिलिस्तीन के आसपास वाले क्षेत्रों में मिलेंगे, ठीक है, मिडिल ईस्ट क्षेत्र में। बाघ हमसे 6 गुना अंधेरे में ज़्यादा देखता है। बाघ की मूंछें हवा में कंपन को भाप लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि सामने में क्या रास्ता है, और उस रास्ते के माध्यम को वो अंधेरे में भी ढूंढ लेता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है, जिससे दूसरा बाघ जो है इस गंध से उसे पहचान लेता है कि किस दिशा में उसके पहले वाला बाघ ने प्रस्थान किया है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। बाघ हवा से पत्ते के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को तुरंत भाप लेता है, और यह आवाज़ प्राकृतिक है। लंगूर लंगूर जो है जंगल के ऊंचे पेड़ पौधों में अपना निवास करता है। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसकी जो जड़ें होती है वो ज़मीन के 250 से 300 मीटर अंदर तक होती है। सब्जियां
सब्जियां जैसे आप जान लो, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां में आयरन ज़्यादा मिलती है। विदेशों से जो आने वाली सब्जियां, हरी मिर्च, टमाटर, आलू, ये साउथ अफ्रीका से आया था। गोभी, मटर यूरोप से आई थी। कॉफ़ी, बीन्स, भिंडी अफ्रीका से आया था। सोयाबीन चीन से आया था। और आपको एक और मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ, जैसे आलू, आलू, उसके बाद अफ़ीम वगैरह, ये सब पुर्तगाल से आए थे। बीज बीज के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। बीज को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप लगाकर रखते थे और नीम की पत्तियां इन्हें कीड़ों से बचाती थी। पंछी अपनी चोंच में बीज को दबाकर ले जाती है, जहाँ पे उसके चोंच से बीज गिरने पर पौधे होते हैं। सोयाबीन की फलियां पककर अपने आप हट जाती है और उसमें से बीज बाहर निकल जाते हैं। काली मिर्च, सौंग आदि बीज होती है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो है काली मिर्च, ये सौंग आदि बीज होती है। नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में बीज पाया जाता है। वो डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित सब्जियों में से किसमें बीज पाया जाता है, तो आपको पता है कि कुछ सब्जियों में बीज होते हैं और कुछ में बीज नहीं होती हैं। तो वो जो जिसमें बीज पाई जाती है सब्जियों में, वो है नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर और चीकू। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। बीजों में कीड़े लग चुके हैं, वो पौधे बिना बीज के उड़ते हैं, जैसे गुलाब, गन्ना, केला आदि। पौधे का भाग जिसे हम खाते हैं, जैसे जड़, जड़ में मूली, गाजर, चुकंदर, तना, आलू, प्याज, अदरक। तो ये पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन से पौधे के जड़ होते हैं। तो ये प्रश्न बीपीएससी लेवल पे भी आता है। साइंस के प्रश्न में ये बीपीएससी में भी आते हैं और एसएससी वगैरह में भी इसके प्रश्न आते हैं। तो जड़ जो है वो मूलतः मूली, गाजर, चुकंदर, तना, आलू, प्याज, अदरक में पाए जाते हैं। पत्ता, पत्ता का जो भाव है वो धनिया, पत्ता गोभी, अरबी पालक, करी पत्ता, तो ये सब जो है वो पत्तों पे ही पौधे का विकास होता है। बिहार के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो सीटेट में पूछा जाता है। जैसे मधुबनी में की चित्रकला है, जो जो चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। और इस रंग को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल के पेड़ और पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इसके चित्रों में जानवर, इंसान, फूल, पेड़, पंछी, मछलियाँ आदि रहती हैं। मधुमक्खी पालन, बिहार के मुजफ्फरपुर का चाहा गांव, इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक होती है और यहाँ पे मधुमक्खी का पालन सबसे अधिक होता है। अक्टूबर से दिसंबर में मधुमक्खी अंडी देती है और यही समय पे मधुमक्खी का पालन शुरू हो जाता है। तो आप याद रखेंगे कि मधुमक्खी का पालन कब प्रारंभ होता है, तो वो है अक्टूबर से दिसंबर के मध्य। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं और लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग होता है जिसमें चीनी का मीठा घोल डाला जाता है, जिससे मधुमक्खियां बड़े चाव से खाती है और उसमें वो फंस जाती है। मक्खी के लिए कुछ खास काम नहीं करते। मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है, तो आप याद रखें कि मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है। उत्तराखंड पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। ठीक है। ज़्यादातर जैसे इसमें पूछेंगे कि बताइए उत्तराखंड किसके लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तराखंड वो बेसिकली वहाँ पे फूल वगैरह के लिए, वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे रंग बिरंग के फूल वगैरह मिलते हैं, तो इसलिए उत्तराखंड फेमस है।
तो आज हमने लगभग आधा ईवीएस के एनसीईआरटीज़ के पोर्शन को देख लिया है। आगे आने वाले अगले दिन हम लोग इसके आधे जितने भी है, स्लॉथ है, बरगद है, खास है, मलेरिया जो भी है, आंध्रा वगैरह की जो भी और चीज़ें बच गई हैं, हुआ क्या है कि हम एक क्रम में नहीं रख पाए कि क्या क्या आवाज़ कहाँ पे है, ये थोड़ा डिफरेंस हो गया। हमने इसमें प्रयास किया है कि एक ही वीडियोज़ में, जैसे अगर वो पूछ रहे श्रीनगर के बारे में, तो अब होता क्या है कि आवाज़ को उसके अलग है, उसके वहाँ के लोग कैसे रहते तो अलग अलग हो जाते थे। तो मैंने सोचा कि एक ही में सारी चीज़ों को, फैक्ट को डाल देता हूँ, जिससे हुआ कि चीज़ें याद करने में आसानी होगी। तो हमने लगभग आधा देख लिया है आज, और आधा कल देखेंगे। इसमें लगभग पूरे फैक्ट हैं, अगर आप देखेंगे तो पूरे फैक्ट, जितने भी फैक्ट पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना, सारे फैक्ट एनसीईआरटीज़ के ही हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।